presents Z Samvad Real Heroes, co-powered by Sanskriti University, driven by the all-new Kia Seltos, environment partner Maharashtra Pollution Control Board, special partners BKG, Sleepwell, Kamdhenu Paints, Rajdhani Besan, SBI and Vika. मयंक अग्रवाल जी हमारे दोस्त और गैलेंट के सीईओ यहाँ विराजमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मयंक जी। आदरणीय श्री राणे जी पधारे हुए हैं। मैं इनकी निर्भीक छवि का हमेशा से कायल रहा और मैं हमेशा से कहता रहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राष्ट्र है, जो प्रदेश है, वहाँ ऐसे ही निर्भीक नेता होने चाहिए हमारे बीच। मेरे बड़े भाई श्री कृपा शंकर जी, श्री कृपा शंकर सिंह जी हम सब उत्तर भारतीयों के लिए बड़े भाई का स्थान रखते हैं और जब भी हमारे सामने होते हैं हमारी हिम्मत दुगनी हो जाती है। हमें लगता है कि हाँ, किसी का हाथ हमारे सर पे है। स्वागत है आपका कृपा शंकर जी। आज एक मौका है, जी रियल हीरोज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस मंच से सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया से कुछ कहना चाहता हूँ। वो दुनिया जो अक्सर हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पर डालती रही, आज मैं उससे कहना चाहता हूँ कि दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। अरे हम 75 साल पहले नहीं रुके जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पे घिसट रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं। राहुल जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। राहुल जी एक एक बात से कनेक्ट कर रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, पत्रकारिता के शान इस देश में। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। जो धूल से उठते हैं और गुबार बनकर आसमान पर छा जाते हैं, जो अपने इरादों के दम पर बुलंदियों की सीमाओं के पार चले जाते हैं, जिनके हौसलों की उड़ान कामयाबी का नया जहान बनाती है, जिनकी काबिलियत एक दस्तूर बन जाती है, जिनके हुनर की गूंज सरहदों के पार तक जाती है, जिनके पसीने की हर बूंद में कामयाबी की नई कहानी होती है। ऐसे रियल हीरोज समाज के हर क्षेत्र में हैं। वो सियासत से सिनेमा तक, साइंस से बिजनेस तक, क्रिकेट से योग विज्ञान तक, स्वास्थ्य से मनोरंजन तक, हर जगह मौजूद हैं। दुनिया के नक्शे पर चमक रहे भारत के ये जगमगाते सितारे हैं। राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान बेमिसाल है। इनकी अद्भुत प्रतिभा ने देश को विकसित और सशक्त बनाया है, गर्व और उत्साह से भरा है। जी संवाद रियल हीरोज ऐसे कर्मवीरों को सलाम करता है, तहे दिल से सम्मान देता है। स्वामी जी, सबसे पहले तो परम सौभाग्य मेरा आपके साथ मंच साझा करना अपने आप में एक इतनी बड़ी उपलब्धि है जो मेरा दिल जानता है। उसके कई कारण हैं। मेरे मन में जो आपका एक विशेष सम्मान है वो आपकी आध्यात्मिकता, आपका योग, आपकी समाज सेवा और बहुत कुछ ऐसा जो आप अपने अंदर रखते हैं, बाहर नहीं आने देते, लेकिन हमारे जैसे जो मुमुक्षु हैं वो भी जान लेते हैं। आपका वाणी पर जो आधिपत्य है, सरस्वती का जो आप पर अनुग्रह है, इससे पहले हम जी चैनल पर मिले। हाँ जी पे मिले। पहले बार जी, हाँ जी, जो न्यूज चैनल्स का की एक गंगोत्री है जी। माने
आज हर चैनल पर जो अलग अलग चेहरे दिखते होंगे जी वो कहीं ना कहीं इस गंगोत्री से जो पुराने हो तो संबद्ध रहे हैं। और आज भी जी का नेशनल से लेकर के, रीजनल से लेकर के, जी बिजनेस से लेकर के और जीईसी से लेकर के जी का जो आधिपत्य है उसके लिए जितने भी जी के हमारे कर्मयोगी हैं और जी के प्रति जो पूरे देश का जो कनेक्ट है उसके लिए मेरा अभिनंदन है। आज मेरे पास सवाल हैं और बड़े ऐसे तीखे तीखे सवाल मुझे सारे के सारे ले लो, कुछ भी उधार मत रखना। यही निर्भीक होना, आपका निडर होना, यही तो आपको आपकी पहचान देता है। एक जो इस वक्त पूरे देश में बड़ी चर्चा चल रही है ट्रेड डील की जो अमेरिका के साथ हमारी हुई, मैं इसको भारत की उपलब्धि नहीं मानता हूं, मैं जी। इसको भारत का सामर्थ्य मानता हूं। जी ट्रंप हो या कोई भी दुनिया का कितना ही ताकतवर इंसान हो, भारत के सामने उसको शरणागत होना ही पड़ेगा। ये भारत की बाजार की ताकत है, ये भारत के 145 करोड़ लोगों की ताकत है। प्रयागराज कुंभ में पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो धक्का मुक्की हुई, पुलिसिया अभद्रता हुई, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, शंकराचार्य हो या एक साधु हो, साधु की गरिमा होती है जी। पालकी से साधु नहीं होता है, वीआईपी स्टेटस से साधु नहीं होता है। लोग आपको पालकी पर बैठाएं ये आपका गौरव है, लोग आपको वीआईपी माने और लोग आपको सेलिब्रिटी माने, लोग आपको फॉलो करें। स्वामी रामदेव को शंकराचार्य तो नहीं है, किसी स्थापित पीठ पर नहीं बैठा है, जहां हम बैठे वही पीठ हो गई। जी जी। और देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमको फॉलो करते हैं। बकवास करने वाले कुछ भी बकवास करते रहे, स्वामी रामदेव ने इस देश का लाखों करोड़ रुपए बचाया है, लोगों के दिल में जगह बनाई है। तो मैं तो भारत के जितने भी साधु संत शंकराचार्य हैं सबसे एक ही बात कहूँगा, लोगों के दिलों में जगह बनाइए। देखो, इतनी पतली सी कमर होनी चाहिए। अब ऐसी कमर पे तो ओहो देख, थे भी मारी तरियां घुमाओ। तो देखो, ये ऐसे फिटनेस, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज आदमी को शतायु बनाती है, ये ऐसे करना चाहिए। और ऐसे करने के साथ साथ फिर सुबह 2 मिनट जो है सबको कम से कम 100 बार, हम 1 मिनट में 100 बार ये पुशअप ऐसे लगाते हैं। हमारा ये सर्पदंड वाला पुशअप है, प्राचीन काल वाला। और फिर जो थोड़ा सा ज़्यादा ही पाना हो तो फिर ऐसे, इसको हनुमान दंड कहते हैं। यो ऐसे ऐसे मशीन की तरह ऐसे। और दमखम के साथ करना हो तो फिर ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे। और थोड़ा दमखम बढ़ाना है तो फिर ऐसे करना चाहिए, ये। और ऐसे करना चाहिए, ये। और सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपका ये परिवार, ये भारत देश ऐसे ही पुष्पित पल्लवित होता रहे, फलता फूलता रहे। बहुत 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 आभार स्वामी जी। धन्यवाद। और जी, पूरे ग्रुप के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। जब हम हीरोज की बात कर रहे हैं तो हम हमारे देश की बेटियों को कैसे पीछे रख सकते हैं? आप प्लीज एक एक करके आगे आते जाइए।
जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है बॉलीवुड की हीरोइन करीना कपूर। जोरदार तालियां और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे राहुल सिन्हा। मुझे लगता है एक बार बहुत जोरदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। और जितने सेशंस हुए हैं उससे ज़्यादा इस वक्त आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि आज कुछ ऐसे सवालों का आपसे सामना हो सकता है। मैं पहले ही देखिए क्या है कि जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों को बहुत ईमानदारी से बात करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं इंटरव्यू लेने से पहले ही बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ या उस तरीके से, पर बॉलीवुड के लोगों के साथ इंटरव्यू मैंने नाम मात्र का ही किया है। लेकिन करीना जी के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जो कि समाज से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से वो थोड़ा दूर रहती हैं। पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने स्पेशल फंक्शन में Zee Media has invited me for the real superheroes function. 2025 में आपके साथ वो घटना हुई, पूरे देश ने उसको देखा। एक तो अभी भी आपके लिए वो डर का ज़रूर मुद्दा होगा, और उस दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में अभी भी कई सवालों के साथ में हैं। क्या कुछ उसको आप तफसील से बता पाएंगे? जो हुआ हमारे परिवार के साथ और बच्चों के साथ, सैफ के साथ, वो ऑफ कोर्स हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई में रहकर ये हम एक्सपीरियंस करेंगे, बट गलती भी हमारी थी कि हमने कभी सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि कभी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि फॉर अस वी ऑलवेज लिव्ड विद आवर विंडोज़ ओपन, डोर्स ओपन। हमने सोचा नहीं, बिकॉज हम ये नहीं है कि हम फिल्म स्टार्स हैं तो सिक्योरिटी ज़्यादा रखते हैं। सैफ और मैंने कभी हमारे बारे में ऐसे कभी सोचा नहीं। वी ऑलवेज ट्रीटेड आवर सेल्व्स एंड वी ऑलवेज लुक एट आवर सेल्व्स एज नॉर्मल पीपल, बिकॉज दैट्स द वे हम अपने बच्चे को भी बड़े कर रहे हैं, कि दैट इज़ द वे वी शुड थिंक। सो वी नेवर थॉट दैट somebody could come through an AC duct and come into our own home. और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब तैमूर ने मुझे पूछा कि why did he come to our house, so I said because he wanted money. So he said we should have given him, and I said police are saying that they're going to put him in jail now अभी 10 साल के लिए। और तैमूर ने कहा कि नहीं अम्मा ऐसे मत करो, क्योंकि उनसे भी गलती हुई है एंड शायद उनको पैसों की ज़रूरत थी फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ वक्त से बॉलीवुड में जिस तरीके की आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उसमें दो तरीके की सिक्योरिटी पर सवाल उठे। एक, यहाँ बड़े सुपरस्टार्स को थ्रेट्स मिलने शुरू हुई, जिसमें सलमान खान है, तमाम लोग। और दूसरा, कुछ लोगों को लगा कि बॉलीवुड में बदलाव हो गया है, लोग अब उस तरीके से, AR रहमान जैसे लोगों ने कहा कि अब वैसे काम नहीं देखते मतलब उनको दिया जाता है, शायद कुछ पार्शियलिटी होती है। क्या इस तरीके, क्योंकि आप जिस परिवार से आती हैं, आपकी पीढ़ियां इस इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, इसलिए मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई व्यक्ति होगा नहीं जो इस बात को बता सके कि क्या इस तरीके के चेंजेस, क्या इस तरीके की पार्शियलिटी इस इंडस्ट्री में है। आई थिंक पार्शियलिटी जो है एक हद तक चल सकता है, उसके बाद अगर आप में टैलेंट ना हो या कुछ क्रिएटिविटी ना हो तो इस इंडस्ट्री और ऑडियंस कुछ नहीं कर पाएगी आपके लिए। एंड दैट आई 100% बिलीव, बिकॉज आप चाहे सबसे बड़े सुपरस्टार के फैमिली में से आए हो, या जैसे जैसे आपने कहा कि हमारे 4 जनरेशन्स या 5 जनरेशन्स हो, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट एवरीबडी इन द फैमिली इज़ गोइंग टू बी अ स्टार और अ सुपरस्टार। हर एक में एक कुछ खासियत होनी चाहिए जो आपको पार्शियलिटी एक हद तक हो सकता है कि आपको आपके 2 दरवाजे खोल सकते हैं, आपको 2, 3, 4 मौका मिल सकता है, बट उसके बाद तो
एक्सपोज हो ही जाओगे और उसके बाद आपके दम पे चलना पड़ेगा आपको. तो आई डोंट बिलीव दैट दिस इंडस्ट्री इज़ पार्शियल टू दैट एक्सटेंट. हाँ, डेफिनेटली पार्शियलिटी एक हद तक हो सकता है कि फ्रेंडशिप की वजह से आपको फिल्म मिली हो, या आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हो. तो आई थिंक कुछ हद तक हो सकता है, but I don't think after that there is any reason and possibility to get work in this industry. क्या रिलीजन की वजह से हो सकता है जो ए.आर. रहमान ने कहा? नहीं, I don't think so, because I feel हमारे इंडस्ट्री में scripts are the main reason why people get work. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जी रियल अवार्ड्स में आप हमारे साथ हैं. मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि डेवलपमेंट किस तरह की जा सकती है जहाँ इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन हो, सेफ गार्ड भी किया जाए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास में जो साथ है वो जीव जंतुओं का भी हमें चाहिए. तो आप बताएंगे ज़रा आपका जो नज़रिया है कि किस तरीके से भारत को एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ना है पर्यावरण की रक्षा करते हुए. सबसे पहले गुड आफ्टरनून मैम, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी हियर प्रेजेंट हियर, एंड थैंक यू टू जी नेटवर्क फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट एंड बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन. तो जो आपका सवाल था अब उस पर आता हूँ मैम. देखिए, डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत अहम मुद्दा है, और डेवलपमेंट यदि नहीं होगा तो जो हम लोगों की एस्पिरेशंस है लाइफस्टाइल की, या हम लोगों को जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ आवर पर्सनल एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ नेशन एज अ होल, तो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही. इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, डैम्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बट नेचुरली डेवलप होंगी तभी नेशन डेवलप होगा, और नेशन डेवलप होगा तभी हम डेवलप होंगे. सो डेवलपमेंट एंड इंडिया के लिए खासकर बिकॉज ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, इतनी बड़ी आबादी है इंडिया में और अभी तो हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, इसको और गति देने की आवश्यकता है. और जैसे जैसे हम इसको गति देंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी हमने बजट में देखा कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी हैवी पुश है. अभी रिसेंटली यूरोपियन डील हुई है, हमारी यूएस डील हुई है. इन सब चीज़ों से होने वाला ये है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ावा मिलेगा. जो ये स्ट्रेस हमारे पर्यावरण पर नज़र आ रहा है उसकी सेफ गार्डिंग के लिए और डेवलपमेंट को हम साथ साथ बढ़ावा दें, इन दोनों को हमें किस तरीके से बैलेंस करना होगा? देखिए, अगर हम ये सोचें कि डेवलपमेंट भी होगा और सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर होगी तो ये दर्शकों को आपके बुरा लगेगा मैं कहूँगा, लेकिन ये असंभव सा सब्जेक्ट है. हाँ, होने को ये हो सकता है कि होने को यही हो सकता है कि उसको जितना हो सके वहाँ तक हम रोकथाम करें, कंट्रोल करें. बट अगर हम ये सोचेंगे कि डेवलपमेंट होगा और पोल्यूशन नहीं होगा तो ये स्थिति पॉसिबल नहीं है. थैंक यू मयंक जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर पूर्णिमा, थैंक यू अदा फॉर अ फैंटास्टिक सेशन. मेरे हिसाब से ये एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए, और इस शो के माध्यम से, इस टेलीविज़न प्रोग्रामिंग के माध्यम से मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, बिकॉज जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक उनकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं आएगा, तब्दीली नहीं आएगी.
बिल्कुल जानना चाहूँगा आपसे कि चाहे वो संदेशे हो जो घर कब आओगे नाम से वापस आया, चाहे ए जाते हुए लम्हों, या हमें जब से मोहब्बत हो गई है हिंदुस्तान, इन चारों गानों को जब रिक्रिएट किया गया, सोचा गया, तो अनु मलिक का जो ओरिजिनल सिग्नेचर और स्टैम्प था उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इससे क्या आपको इस बात का एहसास हुआ कि जो आपने 27 साल पहले बना दिया था वो इतना इमॉर्टल है, इतना परफेक्ट है कि 27 साल बाद भी उसमें किसी बदलाव की गुंजाइश नहीं है? जब आपके सामने लिरिक राइटर बैठा हो और जब आपके सामने उस कैलिबर का लिरिक राइटर जावेद अख्तर जैसा और सामने जेपी दत्ता साहब जो मुस्कुराते हैं ही नहीं, ये तो कोई रिएक्शन दें या मुस्कुराएं या बोले, वो खाली देखते रहते हैं अपने बीएड को ना, मुझे देखते रहने हैं। पूरा गाना लिख के लेके आए थे जावेद साहब, इतना लंबा गाना कि मेरी किताब खत्म हो गई। एक्चुअली 15 मिनट लगे थे मनोज जी गाने को रिकॉर्ड करने। कितने पन्ने लिख के दिए अगर मैं पूछूं? 15, मुझे पता नहीं, 40-50 पन्ने वो चलते जाते। मैं ज़रा मोटा लिखता हूँ। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, और चलता गया चलता गया चलता। अच्छा, मैं डर गया। तो जेपी साहब ने कहा इनसे, जावेद साहब से, मुझे लगता है 1 महीना लग जाएगा। तो जेपी साहब ने जाके मेरे दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और बोले देखते हैं क्या करता है। और उस वक्त मेरे पसीने छूट रहे थे। तो अचानक जावेद साहब ने कहा कि एक काम करो, तुमने एक ट्यून बनाई थी किसी डायरेक्टर के लिए जो नई रिकॉर्ड हुई थी, क्या हुआ था, ये ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैंने हाँ वो याद है मुझे, ये इतना। तो पर हाँ, फिर वो दोनों बातें करने लगे, जेपी साहब और जावेद साहब। मुझे लगा यार ये जो नोट है, संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है, ये 4 बार एक ही नोट में आ रहा है। तो मैंने डाल दिया संदेश आते हैं, हमें तड़पा, एक ही तरह। और अचानक मैंने ट्विस्ट किया, मैंने ये अचानक ट्विस्ट कर दिया इस नोट, इस कि घर कब आओ। तो जो रिएक्शन था वो मुझे डरा गया। जेपी साहब ने देखा, व्हाट आर यू सिंगिंग? सर आई एम सिंगिंग दिस। मैं समझा भड़क जाएंगे वो, मतलब वापस गाओ। तो मैं सीधा उस लाइन पर चला गया, ए गुजरने वाली हवा पर। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, ए गुजरने वाली हवा बता। ये जो मैंने नोट लिया, दरा दू दूर दूर दू, ये जो नोट्स आए, जावेद साहब उठे, उन्होंने कैसेट थी उस जमाने में, बोला प्लीज गिव मी योर ऑटोग्राफ, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग संदेश। हम चाहेंगे ये अंतरा, ए गुजरने वाली हवा बता, अगर एक बार हम अनु मलिक जी की आवाज में सुने। मुझे पूरे शब्द पूरे याद नहीं है, पर आपने भी चेंज करी है, बहुत अच्छी तरह चेंज किया आपने भी, लेकिन थोड़ा याद है। जमीन आपने वही रखी है, गुजरने वहीं से शुरू होता जी है। तो हम पुराना वाला भी गा सकते हैं, वो हमारे लिए सीक्रेट है। हाँ, ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छू के प्रणाम दे, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर उसी गाँव में पेड़ की छाँव, अच्छा छाँव में। जो जगह ये कमाल है, ताना डाना दिन दाना दिन दाना दिन दाना दिन, ये मैंने बहुतों लोगों को बाजे पर बजाते हुए देखा है आजकल, और मुझे मिलके रोने लग जाते हैं।
सोनू जी की हालचाल? जबरदस्त। वेलकम टू जी संवाद रियल हीरोज। सो पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आपके दृष्टिकोण से हीरो शब्द की क्या परिभाषा है और हीरो शब्द क्या मायने रखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मुझे लगता है कि हीरो एक ऐसा शब्द है जिसे हम सुनकर बड़े हुए हैं। कई बार फिल्म्स के हीरोज़ हमें अच्छे लगते थे, फिर हमारे पेरेंट्स हमें हीरो लगते थे, हमारे फादर हमारे मदर हमें हीरो लगते थे, हमारे टीचर्स हमें हीरो लगते थे। बहुत लोगों को लगता है कि सोनू सूद पर्दे पर तो हीरो है ही, पर रियल लाइफ में भी हीरो है। और उस बात की बहुत मतलब एग्जाम्पल्स और उदाहरण हमने देखे, कोरोना काल के दौरान देखा आपने किस सेवा भाव से लोगों को हेल्प किया, करते रहते हैं। बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि जो एबिलिटी सोनू सूद में है वो हमारी सरकार में भी होनी चाहिए। तो सरकार में होने के लिए तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट पॉलिटिक्स? डू यू थिंक इज पॉलिटिक्स फॉर यू? क्या आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, रखेंगे? देखिए, जो पॉलिटिशियंस वो बहुत कमाल का काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो दुनिया अलग है। फिर आप पर एक होता है ना, जब आप उस दुनिया में कदम रखें तो फिर आप पूरी तरह उसमें घुस जाएं। ऐसा नहीं कि मुझे पॉलिटिकल ऑफर्स नहीं आए हैं, सब स्टेट से आए हैं, अच्छे अच्छे ओहदे भी ऑफ़र हुए हैं, पर मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं पूरा समय ना दे पाऊँ जो मुझे कुर्सी दी जाएगी उसके लिए। तो फिर मैं एक एक्टर, हमेशा एक एक्टर ही रहता है। सो आई फेल्ट कि जो अभी भी एक्टर जितना ज़िंदा है उसको जीना ज़रूरी है, और जो आप काम कर रहे हैं वो तो आप करते ही रहेंगे। सो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट जॉइनिंग पॉलिटिक्स, बट मुझे लगता है कि समय है उसमें, और अभी जो कर पा रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद दैट स्पेस टू। I think that's very well said. Can we have a big round of applause for Sonu Sood, because ये एक रियल हीरो हैं और आज रियल हीरोज़ की बात की जा रही है। उन्होंने अभी ही एक मिसाल दी। थैंक यू सो वेरी मच सोनू, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू सी यू एंड टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनू सूद। एक बार जोरदार तालियां सोनू सूद के लिए फिर से। बहुत बहुत स्वागत मधुर जी जी के इस मंच पर आपका। नमस्कार। नमस्कार। द वाइव्स, आपका प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट, उस पर काम कर रहे हैं, क्या है ये? द वाइफ जो पिक्चर आने वाली है वो ये साल में आएगी, और वो दर्शाती है बॉलीवुड के पीछे चमक धमक जो होती है। तो जो सुपरस्टार्स है, स्टार्स है, उनकी वाइफ्स के बारे में, जो बीवियां हैं उनकी, उनका जो है ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन है, उनके अप्स एंड डाउन्स है, ये उसको दर्शाता है। और जिस तरह की मेरी फिल्म होती है ग्लैमर वर्ल्ड पे, चाहे हीरोइन हो, पेस्ट्री हो, फैशन हो, वैसी शैली की फिल्म है, मेरी स्टाइल की फिल्म है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि फिल्मों के जरिए नैरेटिव सेट किया जाता है? जैसे मैं आप ही की कुछ फिल्मों की अगर मैं बात कर लूँ, बड़ी लंबी लिस्ट है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी, आर्टिकल 370, साबरमती रिपोर्ट, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, इस तरह की जो फिल्में हैं क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर बनाई जाती हैं? देखिए, बिल्कुल गलत है। फिल्म अगर अच्छी होती हो, चलती है, ये बोलने वाली बात है कि कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो जब गवर्नमेंट अलग थी तो आपने कभी उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं किया कि उस तरह की फिल्में क्यों बनी है बोल के, अभी क्यों बन रही है बोल के। ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म हमेशा जो बनती है अपने टाइम और हिसाब से बनती है, और मुझे नहीं लगता है कि हर पिक्चर जो आप बोलते हो प्रोपेगेंडा फिल्म है या इसको किसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट के लिए बनाई और वो पिक्चरें चलती है, ये भी गलत गारंटी नहीं उसकी। तो मुझे लगता है ये एक कलेक्टिव नैरेटिव सेट किया है कि भैया ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। आज की तारीख में तो हर किसी को अभी धुरंधर जैसी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर को भी प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। कई लोगों को पसंद नहीं आई है पिक्चर, या कई लोग ने कहा अरे ऐसा क्या है इस पिक्चर में। बट आपको याद रखना चाहिए, जनता है, जनता ने पिक्चर देखी, सराही, इसलिए वो 1200 करोड़ का बिजनेस किया उस पिक्चर का। लोगों ने इतनी सराही है, उसको इतना पसंद किया। तो ये कुछ लोग ऐसा हो गए जो बैठे हुए, उनको ऐसा लगता भाई ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो मैं तो बोलूँगा फिर ऐसी कई पिक्चर बनी बहुत साल पहले जो उस वक्त पे बहुत लोगों को लगी है प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के। तो उस वक्त तो इतना बवाल नहीं हुआ था, या उस तक हो सकता है उस दिन सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त पे इतना जितना आज सोशल मीडिया है।
तो ये मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में ये जो शुरू हुआ है अभी नया नैरेटिव कि भाई प्रोपेगेंडा फिल्म है या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए फिल्म बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अलग अलग पीढ़ी के नेता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है कृपा शंकर जी बिल्कुल अपने को दूसरी पीढ़ी का मान नहीं रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि मैं तो नितेश से पहले की पीढ़ी का हूँ। उनको दूसरी पीढ़ी का। अच्छा, आप भी नहीं मानते हैं? चलिए, तो मेरे साथ दो नेता मौजूद हैं और ऐसे नेता जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं नितेश जी के साथ शुरुआत करूंगी। नितेश जी, अभी जैसा कि मनोज ने बोला कि आप बेखौफ हैं, निडर हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना भी क्या बेखौफ होना कि दूसरे धर्म के लोगों को आप खौफ में डाल दें? क्योंकि मेरा खून ही भगवा है और खून भगवा होने की वजह से वो निडर होना, बेखौफ होना, वो हमारे खून में होने की वजह से हमारे इस हिंदू राष्ट्र में अगर हम हमारे सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे तो कोई इस्लामाबाद पाकिस्तान में जाके तो बोल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि सही देश में सही भूमिका लेना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा हम किसी और धर्म को नीचा नहीं दिखाते, मगर हम हमारे धर्म को जो कोई उसके तरफ गंदे नज़र से देखता है उसको उसकी सही जगह दिखाते। कुछ भी कहकर सही जगह दिखाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, चाहे किसी की भावना आहत क्यों ना होती हो। हिंदू धर्म और सनातन ये कब कहता है कि दूसरे का अपमान कर कर या दूसरे का दिल दुखाकर हमारा सनातन सच तो दूसरे का धर्म हमारे धर्म के बेटी बहनों को लव जिहाद के नाम पे ख़त्म कर सकता है। दूसरे का धर्म अपना खुद का धर्म बढ़ाने के लिए हमारे ही मंदिरों के जगह पे मस्जिद बना सकता है। ये कौन सा अलग अलग नियम है? ठीक है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है, यहाँ सर्वधर्म समभाव चलता नहीं है। यहाँ पहले हिंदुओं का हित देखा जाता है और फिर बाद में दूसरों को गिना जाता है। ठीक है, नितेश जी ने हिंदुत्व की बात करी, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की बात करी, सनातन को आगे बढ़ाने की बात करी, लेकिन कृपा शंकर जी कुछ अलग बात करते हैं और बात वो उत्तर भारतीयों की करते हैं, वो सबको साथ लेने की मराठी संस्कृति की करते हैं। कृपा शंकर जी, यहाँ हिंदुत्व आ गया, आप उसमें उस हिंदुत्व में एक और आगे बढ़ते हैं उत्तर भारतीयों के साथ, क्या कहेंगे? पहली बात शोभना जी, आपको नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी उपस्थित नौजवान सभी हैं, कोई भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बुजुर्ग है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। एक अंग्रेजी का वाक्य है, कंटिन्यूटी विथ चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। और जहाँ मनोज मुंतशिर जैसा एक व्यक्तित्व साहित्य का प्रेमी बैठा हो, उन्होंने अपनी बातें कही। नितेश राणे जी ने जो बात कही, मैंने कहा ना, कंटिन्यूटी विथ चेंज। सनातन धर्म था, है और रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा विकास जो है, विकास ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है।